ऐसी 8-10 जाति हैं हमारे जैसी, जिसमें कापू भी है, मराठा भी है और पटेल भी है, राव भी है, रेड्डी भी है, लिंगायत भी है, वोकालिंगा भी है। मेरा ये विचार था कि भी मैं एक सामाजिक संगठन बनाऊं। देश में जो मुख्य किसान जातियां हैं, जिनकी जनसंख्या भी 20% के आसपास बैठती है पूरी देश की जनसंख्या के आसपास, और वही रिजर्वेशन से निकाल रखी है। तो इस बारे में मेरी कुछ बड़े लीडरों से भी बात हुई। इस तरह भी एक रिजर्वेशन पे जाट सम्मेलन होना, वो इस महीने के लास्ट में हो जाओ, अगले महीने के सितंबर के लास्ट में हो जाओ या अक्टूबर के पहले में। और उसके बाद प्रत्येक जिले पे मीटिंग होंगी, कार्यक्रम होंगे और स्पष्ट रूप से जाट को पूछा जाएगा। जाट को थोड़ी शक्ति में, यहाँ गांव में प्रधान बने बैठे आधे से ज्यादा ओबीसी से हैं, उनकी पत्नियां ओबीसी से हैं। मेरे विचार से 40-50 हजार नौकरियां ओबीसी से सिपाही भर्ती हो रहा जाट, 50 हजार के करीब शिक्षक भर्ती हो रहा होगा जाट। इनको भी ये कहना पड़ेगा कि हाँ, रिजर्वेशन का बेनिफिट है। दही तुड़ाने से काम नहीं करेगा, राजनीतिक निर्णय की तरफ भी जागृत नहीं हो रहे तो आगे कोई रिजर्वेशन देगा भी नहीं इनको। और फिर इसका ये भी एक नतीजा आ सकता है कि इनके ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिल हो जाओ और ये फिर ईबीसी मांगने लगे। तो ये जो प्रमुख और ये बने घूम रहे गांवों में प्रधान और जिला पंचायत, इनको भी पता लग जाएगा फिर अगले दिन सुबह कि गांव में ढूंढ के खुशामद करके लाना पड़ेगा कि भाई तुम आ जाओ हमारे गांव में, और हम तो चुनाव भी लड़ने लायक नहीं रहे। तो ये परिस्थितियां बहुत गंभीर है। और जाट समाज तो घर बैठे बैठे सकत होना, जो भी नेता आवे बता भाई क्या बात है। यहाँ तो लोग ऐसे भी ये कहते हैं कि जी हमने कौन सा जाटों का ठेका ठा रखा, ऐसे भी नेता है देश में। तो लेकिन ये जाट को तैयार होना पड़ेगा कि भाई जो हमारा ठेकेदार है हम उसके साथ जाएं, जो हमारे बच्चों का ही ठेकेदार नहीं। इस भाजपा के पास ये कहने की बात नहीं है कि भाई हम हमारे पास अभी आप आए। भाई आपके प्रधानमंत्री ने हमें 15 में बुलाया, आपके गृह मंत्री ने हमें 3 बार बुला लिया है भाई। तो अब इस पर तो जवाब ले, समाज जवाब ले, जो लोग इनसे मिल के आए हैं वे जवाब ले। हालांकि इन्होंने हम लोगों को 2017, 19, 22 में नहीं बुलाया, क्योंकि हम लोगों को ये मान के बैठे थे कि यशपाल मलिक तो आंदोलन करेगा अगर इसके साथ झूठी जबान दे ली। तो वे झूठी जबान देने वाले लेने वाले भी अब भोपाल में भी जाट समाज की बड़ी बैठक महाकुंभ हुआ और लाखों लोग पहुंचे, और उसमें एक किस्सा उठा अमित शाह की मूंछ के बाल का। क्या मामला? क्योंकि आप जाट आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं और 2024 का चुनाव सामने है, तो ऐसी कितनी लोकसभा सीटें हैं जिन पे जाट समाज का? भारतीय जनता पार्टी लगातार मान लो हर चुनाव से पहले मीटिंग बुलाती है जाट समाज के नेताओं की, वादे करती है आरक्षण के, लेकिन वो पूरे नहीं हुए अब तक। तो क्या इस बार इन 100 लोकसभा सीटों पे आप लोग कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे भाई बीजेपी को कठिनाइयों का सामना कराने में? तो जितना हाथ अखिलेश यादव का और मुलायम सिंह का था इतना किसी का भी नहीं था, लेकिन वोट तो हमने उसे भी दी, उसन दी वोट, गठबंधन में वोट। आज गांव के जाट का हर बच्चा जो रोजगार की तलाश में है वो रिजर्वेशन ढूंढता है पहले फॉर्म भरते ही कि मेरा है। 2024 का चुनाव चूंकि अहम पड़ाव है और इस वक्त एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, किस तरीके से आप जाट समाज के आरक्षण के लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे या कोई और दूसरी रणनीति? अगर हमारा रिजर्वेशन हो तो मेरे से आप लिखवा के ले लो, लिखवा के मुजफ्फरनगर से 50 बच्चे एक्स्ट्रा बनेंगे डॉक्टर, आईआईटी में 50 बच्चे एक्स्ट्रा बनेंगे, एनआईटीओ में 50 बच्चे एक्स्ट्रा बनेंगे। 1 अक्टूबर को इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में क्या बड़े फैसले होंगे? क्या जाट आरक्षण का मुद्दा फिर से जोर पकड़ेगा? उसी बारे में हम मलिक साहब से चर्चा करेंगे। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो जाट आरक्षण लंबे समय से एक मुद्दा रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में जाट आरक्षण की आवाज शांत होती दिख रही है। क्या अब 2024 का लोकसभा चुनाव जब सामने है, ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ेगा? देखिए, आप अगर पूरे आंदोलन पे गौर करें, 2014 में रिजर्वेशन मिल गया था, 15 में कैंसिल हुआ। जब 15 में कैंसिल हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 मार्च को अपने घर पे बुलाया। 24 तारीख को उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं ने मेरठ में बैठक करी, 25 को हरियाणा वालों ने करी, और 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने तमाम जाट सांसद और जो जाट समाज के संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाया, जिसमें मैं भी था। और प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि भाई मैं इस बार ऐसा आरक्षण दूंगा जो कभी कटेगा नहीं, और इस पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक दुर्भावना और दुर्घटना ये रही कि 2000 जब प्रधानमंत्री जी ने 15 में हमें बुला लिया
तो जो हरियाणा की कुछ खापें थी, सभी खापों को नहीं कहूंगा मैं, जो हरियाणा की कुछ खापें थी वो कहीं राजनीति से प्रेरित थी। बीजेपी ने राजकुमार सैनी को खुली छूट दे दी और वहां उनका टगोपवार चलता रहा। और वो आंदोलन में जो रोहतक, झज्जर, सोनीपत में जब हम लोग पहली लड़ाई लड़ रहे थे 6 से और 14 तक, तब रोहतक, झज्जर, सोनीपत का कोई भी आदमी आरक्षण नहीं मांगता था, क्योंकि तब उनकी सरकार थी और वहां बहुत क्षेत्रवाद फैला हुआ था। अधिकतर आंदोलन, चाहे रेल रोको आंदोलन था, चाहे दूसरा पानी रोकने का आंदोलन था, चाहे कोई भी आंदोलन हुआ, वो ज्यादातर था भिवानी में और हिसार में, जींद में और फतेहाबाद में। ये मुख्य लोग थे। बाकी जिलों के लोग भी कुछ जुड़े हुए थे, लेकिन रोहतक, झज्जर, सोनीपत, सोनीपत से 5-10 लोग थे, रोहतक से तो एक भी आदमी नहीं था जो आरक्षण मांग रहा हो, झज्जर से भी कोई आदमी नहीं था। लेकिन जैसे ही 2016 में सरकार बदली और वहां राज बदला और जो उन लोगों में गुस्सा था क्षेत्रीयता का, वो और राजकुमार सैनी ने गालियां देनी शुरू की। तो जो लोग असंगठित थे, हम लोग संगठन, बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो संगठन बना। जहां संगठित थे वहां तो घटनाएं नहीं घटी, लेकिन इन लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया और ये 16 तारीख फरवरी 2016 में, 14 तारीख को ये लोग धरने पे आके बैठ गए, 14 फरवरी को। और वो धरने बढ़ते 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 पूरे प्रदेश में फैल गए। फिर सरकार ने और कुछ जो सैनी ब्रिगेड के लोग थे, ओबीसी ब्रिगेड जो उसने बनाई थी, वो एक साजिश के तहत पूरे हरियाणा में दंगे फैल गए। और उस साजिश को फिर उन पर अत्याचार ना हो, उन पर सीधी गोली ना मारी जाए। उत्तर प्रदेश के लोग भी, आपके सोरम में भी पंचायत हुई, हम लोगों ने भी धरने प्रदर्शन किए, समाज जाट समाज की जाट सभाओं ने भी प्रदर्शन किया, भाई हरियाणा के लोगों पर अन्याय हो रहा। उसके बाद फिर एक बड़ा आंदोलन चला हरियाणा में, बड़ा शांतिपूर्वक, जिसमें कुछ केसों की वापसी हुई, कुछ अटके हुए हैं, कुछ लोग जेल में चले गए। अभिमन्यु की कोठी फूकने में लोग बाग लंबे समय तक जेलों में रहे, 2-2, 3-3, 4-4 साल भी जेलों में रहे। लेकिन जो आरक्षण वाले थे वे जल्दी छूट गए थे। जो अभिमन्यु की कोठी में जिनके नाम आए थे, वो चाहे गलत नाम भी थे उनमें बहुत से, तो वे लोग लंबे समय तक जेलों में रहे, 4-4 साल भी कई बच्चों को जेल रहना पड़ा। और उसमें समाज की बड़ी बदनामी हुई, संगठनों, सामाजिक संगठनों की भी बदनामी हुई। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि भाई ये किस केस में है, और वो निजी केस में बंद थे। तो ये हुआ और उसके बाद 2017 में आंदोलन चला, बहुत शांतिपूर्वक हरियाणा में। कुछ केस अनट्रेस हुए, कुछ वापस लिए गए। जो बच्चे वहां गुजर गए थे 18, उनको नौकरी मिली, उनको मुआवजा मिला, घायलों को मुआवजा मिला। 17 के आंदोलन का ये फर्क था। और 17 के चुनाव से पहले, योगी जी के चुनाव से पहले, अमित शाह जी ने फिर मीटिंग बुलाई दिल्ली में, आप सबके उस पर है, और उन्होंने कहा कि भाई हम जाट समाज को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन ये घटनाएं ऐसी हैं, कमीशन बनेगा तब मिलेगा। तो जाट समाज ने फिर भी उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़ के साथ दिया सरकार बदलने में। लेकिन फिर वो जुगतू रहा, तो 19 में फिर लोगों ने आवाज उठाई और 19 के चुनाव में फिर अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई। पहली 17 वाली मीटिंग चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पे थी, 19 वाली मीटिंग शायद प्रवेश वर्मा के घर पे थी। और फिर 22 में भी मीटिंग बुलाई अमित शाह जी ने, क्योंकि हम लोग कह रहे थे, बार बार आवाज उठा रहे थे, तमाम जाट सामाजिक संगठन आवाज उठा रहे थे। और 19 के बाद लंबे समय तक कोरोना रहा, और कोरोना के बाद किसान आंदोलन रहा, क्योंकि इधर भी लड़ाई लड़ने वाले वही लोग हैं, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले भी, खेत किसानी की जाट भी उसमें एक शामिल है। तो उसके बाद फिर ये मूवमेंट को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहे, चर्चाएं करते रहे हरियाणा में कैसे वापसी हो। और 2022 में मैंने भी अपने पद से रिजाइन देके प्रताप दहिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, और मैं कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ। कुछ पॉलिटिकल घटनाएं ऐसी घटी, ऐसी 8-10 जाति हैं हमारे जैसी, जिसमें कापू भी है, मराठा भी है, और पटेल भी है, राव भी है, रेड्डी भी है, लिंगायत भी है, वोकालिंगा भी है। मेरा ये विचार था कि भाई मैं एक सामाजिक संगठन बनाऊं। देश में जो मुख्य किसान जातियां हैं, जिनकी जनसंख्या भी 20% के आसपास बैठती है पूरी देश की जनसंख्या के आसपास, और वही रिजर्वेशन से निकाल रखी है। तो इस बारे में मेरी कुछ बड़े लीडरों से भी बात हुई, शरद पवार जी से ही बात हुई, लेकिन फिर ये सरकार के गिरने, टूटने, फूटने और ये तमाम चीजें आ गई, जिसको मूवमेंट अब हम लोग इंतजार कर रहे। हम अभी एक बड़ी प्रताप दहिया जी भी ट्राई कर रहे हैं, दिल्ली में अभी एक रिजर्वेशन पे जाट सम्मेलन होना,
वो इस महीने के लास्ट में हो जाओ, अगले महीने के सितंबर के लास्ट में हो जाओ या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। और उसके बाद प्रत्येक जिले पे मीटिंग होंगी, कार्यक्रम होंगे और स्पष्ट रूप से जाट को पूछा जाएगा। जाट को थोड़ी सख्ती में आना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी या नेताओं के बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी तो डेमोक्रेसी में वोट ही एक हथियार है, नाराजगी दिखानी पड़ेगी। और जाट समाज एक बड़ी ताकत के रूप में किसान भी है और उत्तर भारत के तमाम जातियों के साथ उसके तालमेल अच्छे हैं। और कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिया ही था, बीजेपी ने 7 राज्यों में रिजर्वेशन दिया, बीजेपी को नकार नहीं सकते। उत्तर प्रदेश का आरक्षण तो हम उन्हीं का खा रहे हैं और उसके बाद दिल्ली का भी उन्हीं का, साहब सिंह वर्मा जी ने आयोग बैठा था, दिया उसने था, शीला दीक्षित ने। राजस्थान में दिग्विजय ने दिया, ऐसे ही अलग अलग जगह हिमाचल में भाजपा ने दिया। तो ऐसे तमाम जगह पे रिजर्वेशन मिले। अभी ओबीसी का रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में मिला, बीजेपी नहीं दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि स्टेट लेवल पे जिस जाति को 22-23 साल हो गए और आज देश की एक जाति ऐसी नहीं है जिसको रिजर्वेशन नहीं है। जाट बहुत ज्यादा है, 4-5 जिलों का जाट जो अपने यहाँ है वो चुनाव पे चर्चा करता है। अरे भाई, चुनाव पे तो तुम नेताओं के बच्चों की चर्चा कर रहे हो, तुम अपने बच्चों की चर्चा कब करना शुरू करेंगे? मेरा ये कहना है कि जाट समाज को लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपके बच्चों को आरक्षण चाहिए जो यहाँ गांव में प्रधान बने बैठे, आधे से ज्यादा ओबीसी से हैं, उनकी पत्नियां ओबीसी से हैं। मेरे विचार से 40-50 हजार नौकरियां ओबीसी से सिपाही भर्ती हो रहा जाट, 50 हजार के करीब शिक्षक भर्ती हो रहा होगा जाट। इनको भी ये कहना पड़ेगा कि हाँ, रिजर्वेशन का बेनिफिट है। दही तुड़ाने से काम नहीं करेगा, राजनीतिक निर्णय की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर राजनीतिक निर्णय की तरफ जाएंगे तो इस बार 17, 19 और 22 वाली हाँ ना हो। इस बार आयोग बन चुका, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन हो चुका। अब कोई बहाना नहीं है और पार्लियामेंट की उसको चाहेगी, जो वो रिपोर्ट लेगी वो दे देगी। रिपोर्ट तो 3 दिन में आ जाती है, कांग्रेस ने दिया तो आखिरी दिन रिपोर्ट आई, आखिरी दिन रिजर्वेशन लागू हुआ। सत्ता के पास इतनी पावर है कि पीएमओ कल सुबह ये बोल दे कि मुझे 4 दिन में रिपोर्ट चाहिए तो 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। अमित शाह जी ये बोल दे मुझे 4 दिन में रिपोर्ट चाहिए तो 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि डेटा हमने सबमिट किया हुआ। स्टेट में हम 22 साल से रिजर्वेशन में है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम स्टेट में रिजर्वेशन में नहीं है। तो जब सारा डेटा उस पर है और आयोग केवल इसी काम के लिए है कि भाई वो सम्मिलित करें, निकालना तो आज लोग कोई है नहीं, तो सम्मिलित तो करें कम से कम। मैं तो कहता हूं मराठा को भी सम्मिलित करें, पटेल को भी करें, कापूज को भी करें। लेकिन उत्तर प्रदेश का जाट जिस टैक्टिकल मोड में अगर आ जाए, उत्तर प्रदेश का केवल, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि यहाँ एक तो अल्पसंख्यक आबादी बहुत है और जाट उसमें 50-60% भी अगर अल्पसंख्यक आबादी के साथ मिलता है तो वो चुनाव के बदलाव के परिणाम ला सकता है। और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैसेज पूरे देश में जाता है। चाहे 2014 की सीट थी, चाहे 2017 में इनकी सीट आई है, चाहे 22 में सीट आई है, चाहे 19 में सीट आई है, आप पूरा कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जाट समाज को ये समझना पड़ेगा कि उसकी प्राथमिकता क्या है। उसका अपना बच्चा, उसके अपने रिश्तेदार का बच्चा या किसी पार्टी के नेता का बच्चा। अगर उसको पार्टी के नेताओं में लड़ाने हैं कबूतरों की तरह तो वो लड़ाता रहेगा। आज उसकी हालत आप भी गांव में जानते हैं। मेरे विचार से 99% जाट क्रेडिट कार्ड पे जिंदा है और बहस वो टोटल राष्ट्रीय स्तर की करता है, राजनीति की बहस करता है। शिक्षा पे बहस नहीं करेगा, पंचायत के चुनाव पे बहस करेगा, प्रमुखी के चुनाव पे बहस करेगा, जिला पंचायत पे बहस करेगा। तो मेरा तो ये विचार है कि जाट समाज को कहीं ना कहीं जागृत हो जाना चाहिए। अगर अब भी जागृत नहीं हो रहे तो आगे कोई रिजर्वेशन देगा भी नहीं इनको। और फिर इसका ये भी एक नतीजा आ सकता है कि इनके ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिल हो जाओ और ये फिर ईबीसी मांगने लगे। तो ये जो प्रमुख और ये बने घूम रहे गांवों में प्रधान और जिला पंचायत, इनको भी पता लग जाएगा फिर अगले दिन सुबह कि गांव में ढूंढ के कुशामंद करके लाना पड़ेगा कि भाई तुम आ जाओ हमारे गांव में, और हम तो चुनाव भी लड़ने लायक नहीं रहे। तो ये परिस्थितियां बहुत गंभीर है और जाट समाज को सोचना पड़ेगा। आदमी कब तक भागेगा? किसान नेता भाग रहे हैं उनकी मांग के लिए, आदमी इकट्ठा होना महाभारत काम है। हम लोग भाग रहे हैं संसाधनों को दो, ये करो वो करो। तो बहुत सी बुराइयां अब समाज के बहुत बड़े हिस्से में है और वे तभी दूर होंगी जब एक पढ़ा लिखा वर्ग समाज में तैयार होगा।
आपने जैसे कहा कि भाई इस महीने के आखिर में या अक्टूबर के शुरुआत में, सॉरी, सितंबर के आखिर में या अक्टूबर की शुरुआत में जाट आरक्षण को लेकर कोई बड़ा महासम्मेलन आप करने जा रहे हैं दिल्ली में? वो दिल्ली प्रदेश का महासम्मेलन है। अभी हम लोग ने प्रदेश कार्यकारिणी की थी हरियाणा में पहले, क्योंकि आंदोलन कोई एक प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हो जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में नहीं अभी कर सकते कार्यक्रम, क्योंकि जाट चुनाव के मोड में होगा, वो फुल्ली चुनाव के मोड में रहता है। तो जाट चुनाव के मोड में होगा, नवंबर में चुनाव खत्म हो जाएंगे, वे भी सड़क पर तैयार हो जाएंगे। लोकसभा तो उनके कब्जे में भी 15 लोकसभा है। आपको शायद ये नहीं पता कि 15 लोकसभा वो भी वहां प्रभावित करते हैं मध्य प्रदेश में, 50 विधानसभा प्रभावित करते हैं। तो ये जब एक सिस्टम बन के आएगा, हमारे पास 3-4 महीने होंगे, दिल्ली में दिल्ली प्रदेश का महासम्मेलन है कि आरक्षण पे, और मेन मुद्दा आरक्षण होगा। वो उनको तैयार कर रहे हैं हम आगे के लिए, कि कम से कम, जैसे हरियाणा का भी पिछले महीने ही हमने मीटिंग की थी प्रदेश कार्यकारिणी की, तो उनकी ड्यूटी लगा दी। हरियाणा में हम कई चीजें अवॉइड करके चलते हैं, क्योंकि वहां वो जैसे यहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसे वहां जाट और गैर जाट का नारा लगता है। तो उसको कैसे निपटना है, किस तरह उसको करना है, तो उसकी भी रणनीति बन के आएगी नवंबर के बाद। तो अभी उत्तर प्रदेश में ये 1 तारीख का इनका कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग सभी जिलों पे जाएंगे, और सभी जिले के जो जिम्मेदार लोग, जैसा आज आपने यहाँ देखे, उनको बुलाएंगे और उनको पूछेंगे, क्योंकि एक जिले में व्यक्ति 500 ही है। वे चाहे सिस्टम को किसी को मोड़ ले, उसमें मैं कोई मुख्य व्यक्ति नहीं हूं। मैं भी अपने जिले में उन 500-700 आदमियों के बीच में ही हूं, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे लोकदल के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। एक बड़ी जाति होने के नाते भी मेरे विचार से 500 आदमी आपको ढूंढे नहीं मिले। उनकी नीयत एक हो जाए, उन 500 की, नेता अपने आप ठीक हो जाएंगे। वे 500 आदमी निकलना है कि इबके हम कौम की लड़ाई लड़ेंगे, इबके हम पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो ये डिफरेंस आएगा। इस बार सामाजिक स्तर से ही लड़ाई लड़ने की कोशिश होगी या सड़क तक भी आंदोलन होगा? नहीं नहीं, सड़क के आंदोलन सड़क पे क्यों होते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। मुद्दे आइडेंटिफाई कैसे हो। जैसे हम लोगों ने 2006 से 2009 तक हमने केवल रैलियां की, मेरठ में रैली की, खरड़ में रैली की, चंडीगढ़ में रैली की, हिसार में रैली की, कोई आंदोलन नहीं किया। लेकिन जब रैलियों से किसी ने नहीं सुना, फिर हमने 2010 में 13 सितंबर को 10 जगह, 62 जगह हमने रास्ते रोके। उसमें एक जगह पुलिस ने गोली चला दी, तो उसमें उस आंदोलन में हिंसा भी हुई, हिसार में, मैयड़ में। तो आदमी एजिटेशन पे तब जाता है जब सरकार मुद्दा सुन ना रही है और पूछ ना रही हो। यहां तो मुद्दा सुन रही है। 2017 में, 15 में प्रधानमंत्री बुला रहा है, 17 में गृह मंत्री बुला रहा है, 19 में गृह मंत्री बुला रहा है, 22 में गृह मंत्री बुला रहा है। तो यहां तो मुद्दा तो आइडेंटिफाइड है कि जाट को रिजर्वेशन चाहिए, स्टेट में है। जाट को तो घर बैठे बैठे सकत होना, जो भी नेता आवे बता भाई क्या बात है। यहाँ तो लोग ऐसे भी ये कहते हैं कि जी हमने कौन सा जाटों का ठेका ठा रखा, ऐसे भी नेता है देश में। तो लेकिन ये जाट को तैयार होना पड़ेगा कि भाई जो हमारा ठेकेदार है हम उसके साथ जाएं, जो हमारे बच्चों का ही ठेकेदार नहीं हम किसके साथ जाएं। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर इस पे जाट का मन बन गया तो ये 15 ही दिन का खेल है। 15 दिन में पसीने आ जाएंगे सरकार को। कहते भाई 5-4 वादे कर लिए, अब किस बात के वादे, आप लागू करके ले आओ। कांग्रेस ने तब रिजर्वेशन दिया था, मेरे पास आज भी पंपलेट रखे, जाट आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। 12 में चौधरी साहब के समझौते के बाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश 0 हो गया था कांग्रेस का। उसके बाद 13 के चुनाव हुए, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जाट बोले सीट के मैं 200 के नाम देखा था, और 200 में से 198 हार गए थे। आईबी को रिपोर्टिंग थी, मेरे पास आज रिकॉर्ड है। और जिस दिन रिजल्ट आया उसके 12 दिन बाद 26 तारीख को दिसंबर को कैबिनेट बैठक थी। उसी दिन उस कैबिनेट बैठक में डिसाइड हो गया कि जाट आरक्षण की सुनवाई करेगा पिछड़ा वर्ग आयोग। अगर 13 का चुनाव कांग्रेस जाट बाल्लर राज्यों में ना खोए तो कहां कांग्रेस को होता। लेकिन कांग्रेस के पास इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, लीडरशिप की डिलायर थी, लास्ट डे आरक्षण दे रहे हैं, तो उन सारी चीजों पे कांग्रेस को भी 2012 में, हम लोग 11 में 12 में, जब 11 में रेल रोको आंदोलन हुआ तो कानून तब बदला गया था। 2011 के से पहले ये भी कानून नहीं था कि किसी की सुनवाई हो जाए। 98 में हमारा कैंसिल हो चुका था।
रिजर्वेशन पे सुनवाई कैंसिल हो चुकी थी राष्ट्रीय पिछड़ा में। तो जब हम गए बात करने रेल रोको आंदोलन के दौरान, तो तब ये बात आई कि भाई तुम्हारा तो सुनवाई नहीं हो सकती। तब चिदम्बरम साहब से लास्ट मीटिंग हमारी 19 तारीख को हुई, 19 मार्च को रेल रोको आंदोलन के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में कानून चेंज करूंगा। 3 महीने में राष्ट्रपति ने वो जारी किया गजट, और उसमें कहा नहीं दोबारा सुनवाई हो सकती है। तो तब भी कोई ऐसे बहुत आसानी से प्लेट में रख के थोड़ा मिला था। 15 रेलवे ट्रैक 23 दिन बंद होना, और कोई दुर्घटना ना होना, कोई शांतिपूर्वक रहना, और तमाम लंबा आंदोलन चला। तो तब सरकार से 3 दौर की वार्ता के बाद उन्होंने हाँ भरी थी, लेकिन उसको 2 साल इसलिए डिगा दिया कि 2014 के चुनाव में देंगे। तो ये साजिश, अब भाजपा के पास ये कहने की बात नहीं है कि भाई हम हमारे पास अभी आ पाए। भाई आपके प्रधानमंत्री ने हमें 15 में बुलाया, आपके गृह मंत्री ने हमें 3 बार बुला लिया है भाई। तो अब इस पर तो जवाब ले, समाज जवाब ले, जो लोग इनसे मिल के आए हैं वे जवाब ले। हालांकि इन्होंने हम लोगों को 2017, 19, 22 में नहीं बुलाया, क्योंकि हम लोगों को ये मान के बैठे थे कि यशपाल मलिक तो आंदोलन करेगा अगर इसके साथ झूठी जबान दे ली। तो वे झूठी जबान देने वाले लेने वाले भी अब सामने आने चाहिए समाज के, वे कौन लोग थे। तो वे सब चीज पे अब जवाब आना चाहिए। पिछले दिनों भोपाल में भी जाट समाज की बड़ी बैठक महाकुंभ हुआ और लाखों लोग पहुंचे, और उसमें एक किस्सा उठा अमित शाह की मूंछ के बाल का। क्या मामला है? ये युद्धवीर जी ने कहा कि भाई अमित शाह जी ने जब 2019 में हमें बुलाया, तो उन्होंने कहा भाई मेरी मूंछ का बाल आपके रखा है। ये युद्धवीर जी का कहना है, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि ना मैं मीटिंग में था। तो अब वो बाल युद्धवीर जी लिए कहाँ घूम रहे, मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उनका ये पता नहीं लगता वे उस बाल को लेकर अगले दिन फिर मीटिंग में जा ले, उसे काट के नहीं दिखाते। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा आदमी इतनी हल्की बात कहेगा, गृह मंत्री जैसा व्यक्ति इस तरह की बात कहेगा भाई मेरा मूंछ का बाल आपके रखा। ये लोग व्याकरण लगा देते हैं। और अगर रखा था तो युद्धवीर जी के अगर 19 में रखा था तो 20 में उसके घर चले जाते, उसके घर के धरने पे बैठ जाते। युद्धवीर जी तो धरने में एक्सपर्ट है, यूनियन के धरने में 12 साल नहीं बैठे रहे। अरे जनरल सेक्रेटरी हो आप देश के, जाट सभा के, 1-2 महीना इस पे भी धरने पे बैठ के देख लेते कि जी आपने ये वादा किया था, इस पर नहीं कर रहे। तो ये व्याकरण लगा के बात कहना है। अगर ये वास्तव में 5 आदमी के बीच में बात हुई, वहां जो मुझे किसी ने बताया कि जी कमेटी बन के युद्धवीर जी उसके हेड थे, 5 आदमी के थे। मुझे तो उस मतलब मीटिंग में भी इनवाइटेड नहीं था, मैं प्रधानमंत्री वाले में तो था। 15 में मैं गृह मंत्री के यहाँ भी था, लेकिन 17, 19 और 22 में नहीं था। आपके हिसाब से, चूंकि आप जाट आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं सॉरी, और 2024 का चुनाव सामने है, तो ऐसी कितनी लोकसभा सीटें हैं जिन पे जाट समाज का प्रभाव है? 100 के करीब 100 लोकसभा सीट है। मैं तो 125 तक कह देता हूं, क्योंकि उन सीटों पे हमारी आबादी बहुत कम है। लेकिन हरियाणा की 10 की 10 सीट पे हम हैं, कोई सीट ऐसी तो है नहीं है। पंजाब की 13 के 13 पे हम हैं, जम्मू कश्मीर की 3 से 4 लोकसभा पे हम हैं, हिमाचल की 2 लोकसभा पे हम, उत्तराखंड की 2 लोकसभा पे है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा पे है, राजस्थान की 25 लोकसभा पे है, मध्य प्रदेश की 15-20 लोकसभा पे है। तो 100 तो इफेक्टिव में है हम लोग, जो 100 तो हम इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिहार की 3-4 सीटों पे हम है, पटना पे भी हम है, अररिया पे भी हम है, और 1-2 सीट पे हैं, लेकिन कम आबादी में है। 1-2 सीट पे हम बड़ी आबादी में, लेकिन वहां मुस्लिम जाट और हिंदू जाट मिलकर तब इफेक्ट करता है। जैसे अररिया है, वहां मुस्लिम जाट भी 60, 70, 80 हजार है, हिंदू जाट भी 50, 40 हजार होंगे, तो 1 लाख प्लस कर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मान लो हर चुनाव से पहले मीटिंग बुलाती है जाट समाज के नेताओं की, वादे करती है आरक्षण के, लेकिन वो पूरे नहीं हुए अब तक। तो क्या इस बार इन 100 लोकसभा सीटों पे आप लोग कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे भाई बीजेपी को कठिनाइयों का सामना करना पड़े? देखिए, हमारा उद्देश्य है समाज को उसकी मांग के लिए जागृत करना, न तो हम फतवा जारी करने वाले। ठीक जी, आपने देखा होगा पिछले 2019 के चुनाव में भी हमने सब लोगों से रिक्वेस्ट की, कोई मुरादाबाद मंडल में सुनी गई, कहीं नहीं सुनी गई। ये क्यों? हम सामाजिक आदमी का काम फतवा जारी करना नहीं है या किसी राजनीतिक विरोध करना नहीं है। हम तो लोग ये कह रहे हैं भाई, जो हमारे पास बीजेपी का भी कार्य करता है, लोकदल का भी कार्य करता है, कांग्रेस का भी कार्य करता है, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी जाट है, वे सब लोग अपने अपने मंचों से इस चीज की घोषणा करें। मान लिया कल को आप बीजेपी को तो वोट ना दी,
और आपने कांग्रेस और लोकदल के इकट्ठे गठबंधन को दी, आप रिजर्वेशन कैंसिल कराने में तो जितना हाथ अखिलेश यादव का और मुलायम सिंह का था इतना किसी का भी नहीं था, लेकिन वोट तो हमने उसे भी दी, उसे नहीं दी वोट, गठबंधन में वोट नहीं दी। तो मेरा ये कहना कि जो अगर वहां हमारी वकालत वो परमानेंट करे, अखिलेश से कहे, अखिलेश कहे भाई जाट को आरक्षण मिलना चाहिए, गठबंधन किस बात का करोगे? गठबंधन केवल जाट की वोट का करोगे? अरे भाई जाट की मांग उठवाओ, कांग्रेस से बोलो कि भाई हम आएंगे फिर रिवाइव करेंगे, तो जाट क्यों नहीं देगा? वोट देगा, जाट क्यों नहीं देगा? मेरे कहने से जाट वोट नहीं देगा। लीडरशिप जिस दिन बोल लेगी, कांग्रेस राहुल गांधी ये कहे कि हाँ इस कौम के साथ अन्याय हुआ है, तो जाट तो भाग लेगा। लेकिन राहुल गांधी से ना मैं मिल सकता ना आप मिल सकते। राहुल गांधी से मिलेंगे जो गठबंधन कर रहे, अखिलेश से मिलेंगे जो गठबंधन कर रहे। हमारी और आपकी क्या हैसियत है वहां? हम लोग समाज के बीच में तो बात कह सकते हैं, हम लोग बड़े नेता थोड़ा हमसे 1 2 4 मिनट से ज्यादा मिलेंगे। बड़े नेता तो समझौता करने भी किसी और को भेज देंगे। तो मेरा ये कहना, जिसकी 2 3 4 पीढ़ी आगे भी जाट के नाम पे ही चलनी, आगे भी और पीछे भी चलती आ रही, वे लोग कहां खड़े हैं जाट आरक्षण के नाम पे? चाहे हरियाणा में हो चाहे यहां हो, वे लोग कहां खड़े हैं? वे लोग को तो खड़ा होना चाहिए ना, उनकी तो वोट ही वही है। वे तो कह दिया, अजीत सिंह जी आए पार्टी में कि भाई मेरी तो पार्टी आप हो, तो कह दिया उन्होंने। तो जब हम पार्टी, भाई हमारी बात भी लो। आप जैसा आपने कहा कि भाई कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिया तो उससे पहले समाज ने उन्हें एक तरह से राजनीतिक पटखनी दी, उन्हें एहसास हुआ कि भाई बिना जाट समाज की वोटों के बात नहीं बनेगी। तो ऐसे एहसास अगर भाजपा को भी, भाजपा बैठक तो लगातार कर रही है, जाट समाज ठान ले तो आप निश्चित लगाओ, भाजपा तो पूरे उत्तर भारत की पार्टी है, उसमें 100 सीटें में हम है 1/3 पे, तो 1/3 तो भाई 10 की 10 राजस्थान की है, 25 की 25 वहां है, यहाँ भी 25 में से 17 18 सीट इन्हीं के पास है। तो आप कैसे नहीं, जाट ने तो वोट कर रखी भाई, उसने जो करा हुआ उसका काम कर दो, आगे लोग और ज्यादा खुश होंगे। देखो मैं बाहर बैठ के बकवाद करूं या कोई बड़ा जाट बाहर बैठ के बकवास करे कि मैं फला पार्टी का नेता हूं, आज गांव के जाट का हर बच्चा जो रोजगार की तलाश में है वो रिजर्वेशन ढूंढता है पहले फॉर्म भरते ही कि मेरा है या नहीं है। डाकन्ने की वैकेंसी निकल रही है अभी, डाकिया तो यहां भी चाहिए। अब आप स्टेट में तो सिपाही में तो रिजर्वेशन है, डाकन्ने में आप हो नहीं, इनकम टैक्स में आप हो नहीं, आप सेंटर के बैंकों में आप हो नहीं। अब जितने यहाँ थाने उससे ज्यादा बैंक है, आप शहर में गिन लेना, थाने जितने ही बैंक है, शहर शहर में 40 ब्रांच होंगी बैंकों की और थाने होंगे 3। मेरा ये कहना कि जाट समाज का जो भी बच्चा है, अगर भाजपा को कुछ चाहिए तो वो ऐलान करे कि भाई हम तो अभी कर रहे हैं, और उसको अपने कार्यकर्ताओं को बोले, अपने मंत्रियों को बोले, अपने समाज के लोगों को बोले। आज कोई ये नहीं कह सकता बढ़िया कि मेरा रिजर्वेशन नहीं, 10% ईबीसी में है। आज ब्राह्मण नहीं कह सकता मेरा रिजर्वेशन नहीं। यूपी का जाट मुझे ये बता दो कि थारा सेंटर में कहां रिजर्वेशन है? केवल एक जाति, उसकी आंख नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रही आंख? इब्जा मिलों पर बैठा देंगे उन्हें। समाज में 2% आदमी है, कोई मिलों पे ले जाकर बैठा देगा, कोई बूथ पे ले जाकर बैठा देगा। अरे भाई नौकरी पे भी ले जाकर बैठा दो इन्हें। मेरा सब नेताओं से ये मतलब है कि तुम इस कौम को हंके घूम रहे, तो इसके जागतू को कौन हंकेगा? इनके बड़े बुजुर्ग तो तड़के उठा ले, चादर रख चलो भाई, आज उसके धरने में जाना, आज उसकी टोली में बैठ लो, कल को उसकी रैली में जाना, परसों को उसकी रैली में जाना। थारे जागतू की रैली में कौन आ रहा? तो ये दुर्भाग्य मानता हूं मैं अपनी कौम का, पढ़ा लिखा आपको मैं वहां भी करता। जिस कौम ने 1924 में स्कूल खोले हो, 1912 में स्कूल खोले, वो कौम आज किस दुर्गति की कगार पर खड़ी। मुझे वास्तव में इसमें कभी कभी लगता है कि हमारे समाज को जो काम करना चाहिए था, हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया, अगर उसका 5% भी हम आज कर दें तो हम। और जाट समाज की एक बात है कि वो कभी भी गरीब को और अमीर को नहीं देखता, वो हमेशा कमजोर का हाथ साथ पकड़ के चलता है। अगर गांव के मजदूर को भी कोई सबसे बड़ा जाट उस गांव का सता दे तो 20 जाट उस मजदूर के साथ खड़े मिलेगा, नहीं मैं तेरे साथ अन्याय है। गलत कह रहा मैं इसमें? बिल्कुल, मतलब हमारी नेचर है जस्टिस की, हम कभी किसी के लिए बुरे हो ही नहीं सकते।
तो उस नेचर को जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दे के गए हैं, जो हमारी जेनेटिक्स में, उस पर काम करना चाहिए। सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, 2024 का चुनाव चूंकि अहम पड़ाव है और इस वक्त एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, किस तरीके से आप जाट समाज के आरक्षण के लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे या कोई और दूसरी रणनीति आप लेकर चलें? देखिए, वर्तमान में अध्यक्ष है प्रताप दहिया जी। उन्होंने मुझे संयोजक संरक्षक बना के रखा है, क्योंकि मैं एक चीज के बहुत खिलाफ हूं। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि सामाजिक संगठनों से मैं नई जनरेशन को या नए नेतृत्व को आना चाहिए। मैं इसको पीढ़ी दर पीढ़ी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाह रहा था। तो मैं जाट सेवा संघ जो छोटूराम धाम बना रहा 25 एकड़ में, जहां अगले साल कोचिंग शुरू हो जाएगी, मैं उससे भी 5 साल में नियम बना दिया कि हर 5 साल में कमेटी बदलेगी। और मैंने जाट आरक्षण संघर्ष समिति में भी कह दिया, भाई नेता बदलो, मैं साथ रहूंगा। अब जो प्रताप दहिया जी रणनीति बना रहे हैं या हम लोग रणनीति बना रहे हैं, उसमें सहयोग तो मेरा भी लेते हैं आंदोलन के एक्सपीरियंस के कारण से। तो मैंने उन्हें कहा भाई हम हर जिले पे जाएंगे और जरूरत पड़ी तो एक बार सब जिले की राय लेके तो एक बड़ी यात्रा भी प्लान की जा सकती है। वो, लेकिन उसकी मैं घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी घोषणा वे करेंगे। अभी उनका यह है कि हम हरियाणा के हर जिले पे जाएंगे, यूपी के हर जिले पे जाएंगे, दिल्ली में मीटिंग हो रही है और सब स्टेट को समय दे दिया है। राजस्थान में चुनाव है, वहां हम कभी कुछ नहीं करेंगे, और मध्य प्रदेश में चुनाव है। बाकी हिमाचल के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग, ये सब लोग हमारे साथ यहाँ शामिल होते हैं। तो वहां बहुत ज्यादा हम स्केटर्ड वे में है। लेकिन जो डेंसिटी वाले एरिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो डेंसिटी वाले एरिया, इनमें निश्चित रूप से हम समाज से अपील करेंगे कि भैया जो जिसका है, देखो आज अमित शाह के पास जाना हो तो मुझे तो नहीं बुलाएगा, वो किसको बुलाएगा? वो सबसे पहले अगर कोई मुद्दा उठाएगा, वो जो लीडर है वहां के, वो उनको बुलाएगा। अब ये उन लीडरों की जिम्मेदारी है, कहते नहीं जी इसमें कोई दम ही नहीं है, हरिया वे कहते नहीं जी समाज को तो ये चाहिए। ये नेतृत्व की जिम्मेदारी है। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं, हम लोगों की जिम्मेदारी है डिमांड को रेज करना। और वो डिमांड आज हर जाट के घर में है और उसका फायदा पिछली 2 जनरेशन ले रही है। 98-99 में आरक्षण मिला और आज 24-25 साल हो गए स्टेट आरक्षण को, और उसके बाद लगातार 2 पीढ़ी, जो उस टाइम 16 साल का था वो 26 लो नौकरी में जा लिया, जो 26 का था उसने भी 1-2 साल फायदा लिया, और जो 4-5 साल का था वो भी अब फायदा ले रहा है। अगर हमारा रिजर्वेशन हो तो मेरे से आप लिखवा के ले लो, लिखवा के मुजफ्फरनगर से 50 बच्चे एक्स्ट्रा बनेंगे डॉक्टर, आईआईटी में 50 बच्चे एक्स्ट्रा बनेंगे, एनआईटीओ में 50 बच्चे एक्स्ट्रा बनेंगे। ये वे लोग बनेंगे जो डॉक्टर बन के आ गया, उसके भाई को जो कम पढ़ा लिखा रहेगा उसे बाहर स्टोर खुलवा दिया, किसी को एम्बुलेंस पे लगा दिया, किसी को कहीं लगा दिया। एक डॉक्टर 5-6 परिवार पाल दे, मामा पुप्पी को भी पाल दे, और 5-10 परिवार और दोस्तों को परमानेंट फ्री कर दे दवाइयों से। कभी सैंपल, हमारे जानकार दोस्तों के बच्चे, हमें नहीं नहीं पता 5 साल में हमने कोई बीमारी की दवा भी ली के, वे कहते हैं अंकल जी आ जाओ आज टेस्ट हो रही फ्री आज। तो ये बहुत बड़ा चेंज जाएगा समाज में, और दूसरे समाज की भी सेवा होगी। हमारे बच्चों में कैपेसिटी तो है, लेकिन हमारे बच्चों को जिसके साथ compete करना, उस कैपेसिटी में जिस दिन हम ला देंगे उस दिन बदलाव आएगा। 1 अक्टूबर को जो जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद होने वाली है मेरठ में, उनमें किन विषयों पर चर्चा होगी? देखिए, मेनली तो सामाजिक एकता की है। एक काम इन लड़कों ने बहुत अच्छा किया कि अभी तक हम लोग बटे हुए थे, आरक्षण में हम लोग एक हुए। हरियाणा में भी मैं जा रहा था, मैं मतलब पहली बार ऐसा हुआ चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जी के जाने के बाद कि जाट समाज एक दूसरे से उस टाइम तो मिलता था, क्योंकि लीडरशिप हमारे पास 2 ही थी बड़ी लीडरशिप, राजस्थान के थे कुंभराम आर्य जी थे, और कई लीडर थे, तो ये तमाम लोग मिलते थे, सीसा मौला जी थे, मतलब हमारे लोगों का मिलना जुलना था, जो पहली पीढ़ी की लीडरशिप थी तब तक। लेकिन जैसे ही दूसरी पीढ़ी की लीडरशिप आई तो हम हरियाणा के लोग हरियाणा में खुश थे, यहाँ के लोग दूसरे दल में खुश थे, राजस्थान के लोग किसी तीसरे दल में खुश थे, दिल्ली के लोग किसी और नेता के पीछे थे, और वो नेताओं के पीछे होने को ही हमने अपना बंटवारा मान लिया था। और बंटवारे के ये रिजर्वेशन की मूवमेंट के बाद हम ये ट्रांसफॉर्म हुआ कि पूरे देश का जाट खड़ा हुआ
मतलब जब मैं राजस्थान में भी गया तो उन्होंने कहा नहीं हमें मिला, इन्हें भी मिलना चाहिए। और पूरे देश में हमने रैलियां की, पूरे देश में हमने काम किया। और अब एक जरूरत थी कि उस काम को चरणबद्ध करना, शिक्षा पे काम करना, संस्कृति पे काम करना, महापुरुषों पे काम करना, तमाम चीजों पे। और अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग विदेशों में रह रहे, उसमें ये लड़के इसलिए सक्सेस हो गए कि विदेशों में जो जाट रह रहे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो बहुत ही छोटा हिस्सा है ज्यादा जाट होते हुए। सबसे ज्यादा राजस्थान के जाट रह रहे और हरियाणा के जाट रह रहे। और हिंदुस्तान में भी मैंने ये देखा, चाहे आप हैदराबाद चले जाओ, चाहे आप बेंगलोर चले जाओ, चाहे आप महाराष्ट्र के किसी शहर में चले जाओ, कोई शहर बॉम्बे वगैरह कहीं कोई शहर ऐसा देश का बड़ा छूता नहीं है जहां राजस्थान के जाट ने और हरियाणा के जाट ने माइग्रेट ना किया हो। आप मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग हरियाणा के जाटों के पास है। तो उन लोगों ने माइग्रेशन किया, और ये लोग अब उस जो माइग्रेशन किए हुए लोगों को है, उनको जो विदेश में चले गए उनको, ये बियॉन्ड बॉर्डर जा रहे हैं। तो मैं इनका बहुत बड़ा इस मामले में कायल हूं। मैं मैंने इनको बोला भाई जहां मेरी जिस चीज की जरूरत हो, संगठन की जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो, क्योंकि जो भी अच्छा काम करे हर आदमी को उसका साथ देना चाहिए। ये कौम के लिए काम कर रहे हो, उसमें कोई कमी ना ढूंढे। जब मैं मुजफ्फरनगर में पहली रैली करी तो मेरे पे एक राजनीतिक दल का बहुत दबाव आया 2007 में कि रैली मत करो नहीं तो जाट गैर जाट हो जाएगा। तो ये इस तरह की सोच है। और एक बहुत बड़े नेता ने मुजफ्फरनगर के कहा कि यू अपने पिटारे में पता नहीं के लिए अब घूम रहा, अगला टिकट किसका लिया होगा। आज 2023 आ गए, मैंने कभी टिकट तो नहीं मांगा किसी से। मेरी सोच अलग है। नेताओं की यहाँ कमी नहीं है। बहुत नेताओं ने फोन करके कहा मलिक साहब इस बार किस पार्टी से आओगे। मैं भी आ सकता था, व्यापारी था, लेकिन जब मुझे जाना ही नहीं उस लाइन में तो मैं क्यों खामा खा उसकी लालच करूं। जो है मेरे भाई हैं, चाहे कोई लोकदल में विधायक है, चाहे कोई बीजेपी में है, भाई हमें तो हर जगह अपना वो चाहिए ना। आज संजीव बालियान जी बीजेपी में अच्छा रिप्रेजेंटेशन समाज का कर रहे, भूपेंद्र चौधरी कर रहे, यहाँ लोकदल में भी कर रहे, कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है हमारा कोई इससे कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, लेकिन ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये अक्रॉस द बॉर्डर, इंटर मतलब पूरे देश में। अभी मैं गुजरात गया इनके पास, और वहां इन्हीं के मंच पे एक आदमी जब मैं गया तो भाषण दे रहा था, उसने कहा जी 2011 में मलिक साहब आए थे, 23 में तुम राजस्थान से आए, नहीं को जाट को इकट्ठा ही करना नहीं आता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं गया हूं, मैं देश का कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां आदमी ये कहते हैं कि मलिक साहब नहीं आए। तो उस चीज को चलाने के लिए अब मेरे में भी इतनी एज फैक्टर है, प्लस 15-20 साल में आदमी थकता भी है। तो ये लोगों ने अच्छा काम किया और इनकी अच्छी टीम बन रही है, हर जिले में यूथ इनके साथ जुड़ रहा है और अच्छा काम ये कर रहे। और सब राजनीतिक दलों को बुलाते हैं। कल मैं देख रहा था जैन जी का भी साथ पोस्टर इन्होंने डाल रखा था इनविटेशन का, बालियान साहब के डाल। तो अग्रो और सतपाल मलिक जी भी पहले इनके कार्यक्रमों में आए हैं। तो ये क्या करते हैं, एक बार किसी को बुलाया, किसी को बुलाया, अगली बार ये बुलाते सबको रहते हैं। तो ये नहीं कि भाई इनके फिक्स गेस्ट हैं। भाई एक गेस्ट को इन्होंने एक बार मौका दे लिया, मान लिया हरियाणा में मैं नहीं गया, मैं कहीं बाहर था तो मैं गुजरात बुला लिया इन्होंने। तो मेरा ये कहना कि इनका बहुत अच्छा काम है, तमाम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए और इनके साथ जुड़ना चाहिए। आजकल को हम किसी नेता को जानते ना जानते हो, इनके तो जानते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत फोन आते हैं जो ट्रबल में होते हैं, और ट्रबल में है मान लिया पंजाब में, तो पंजाब में मेरा हर जिले में जट सिख है, तो मैं उसे कहूंगा। अब वो जो भी समाज का काम कर रहा हो, प्रभावशाली आदमी है, तो वो अपने नेता को कहेगा, चाहे वो किसी पार्टी का, तो उसका काम हो जाएगा, बिना उसके हो जाएगा। मतलब उसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ढूंढनी। अब यहाँ मान लिया कोई गैर पार्टी का आदमी है तो उसके लिए तो काम मुश्किल है, लेकिन जाट समाज का, जाट सभा के आदमी यहाँ मुजफ्फरनगर वाले, वे किसी के चले जाओ। आज भाजपा की सरकार है, उनके जाएंगे, वे कहेंगे हाँ भाई सामाजिक काम है हम करेंगे। कल को मान लिया दूसरी सरकार आएगी, वे भी कहेंगे हम करेंगे। तो सामाजिक संगठन इसलिए जरूरी कि एक तो राजनीतिक कटुता खत्म होती है। राजनीतिक कटुता है ना, मैंने तो फेसबुक पे ऐसा देखा, कुछ पार्टी के दल के कार्यकर्ता ऐसे हैं, वे सर्टिफिकेट मांग के, अगर जो हमारी पार्टी को वोट नहीं देता वो जाट ही नहीं। मतलब ये भी सर्टिफिकेट मिले, पार्टियों में मिले ये भी यहाँ, तो कुछ हरियाणा में सर्टिफिकेट देंगे, कुछ यहाँ देंगे, ऐसे भी दल है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपना समर्थन, मेरा साथ है,
और जो है मेरी ड्यूटी लगाएंगे, कोई लीडरशिप नहीं, जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे उसे पूरा करूंगा। ये तो 1 अक्टूबर को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद मेरठ में होने जा रही है और जाट आरक्षण को लेकर भी जो वर्तमान स्थिति है और आने वाले समय में, चूंकि 2024 का चुनाव भी सामने है, ऐसे में राष्ट्रीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति अलग अलग तरीके से अभी तो फिलहाल मीटिंगें कर रही है, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा निर्णय भी सामने आ सकता है, कोई बड़ी जनसभा कह लीजिए या कोई मार्च भी निकाला जा सकता है जाट आरक्षण को लेकर। और यशपाल मलिक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी, जब जाट समाज ने वोट की अपनी ताकत दिखाई, कांग्रेस को सबक सिखाया, तो उसके बाद कांग्रेस ने जाट समाज की ताकत समझी, केंद्र में रिजर्वेशन दिया, और अब फिर से ऐसी कोई अपील संगठन द्वारा की जा सकती है, फैसला समाज के लोग करेंगे।